आज हम लाए हैं अध्याय 4। हमारे की अध्याय 4 क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। अच्छे का ये है, ठीक हैं हमें किताबें। आज हम लाए क्या बताती हैं हमें किताबें और खबरें। ठीक है, शुरुआत करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक, दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन थे? वेद। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा गया है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। सूक्त क्या है? अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए, जिनमें 3 देवता प्रमुख महत्वपूर्ण थे। नंबर 1 अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिसमें खास पेय पदार्थ बनाया जाता था। ठीक है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को अक्षरों, शब्द और वाक्यों में बांटकर शास्त्र पाठ द्वारा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने की थी। ऋग्वेद की भाषा प्राकृतिक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो पढ़ती हो उसे भाषा थोड़ी भिन्न है। और अन्य भाषाएं, संस्कृत भाषा भारोपी, भारोपी मतलब भारत और यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, जिसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं, अंग्रेजी, फ्रांसी, जर्मन, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हुई है। किससे? समझ से। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए संस्कृत में माँ के लिए मात्र बोलते हैं, हिंदी में उसी को माँ कहते हैं और अंग्रेजी में मदर। क्या तुम्हें इनमें से कोई समानता नजर आती है? बिल्कुल। उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की जो भाषाएं बोली जाती हैं, उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत परवा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं, जबकि झारखंड और मध्य भारत के हिस्सों में बोली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी होती हैं। भारोपी थी, ये ऑस्ट्रो एशियाटिक से जुड़ी हुई थी। उन भाषाओं की सूची बनाओ जिनके बारे में तुमने सुन रखा है, उनके भाषा पर पहचानने की कोशिश करो। हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी हुई और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था तथा श्रवण किया जाता था, न कि पढ़ा जाता था। रचना कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का मुश्किल से 200 साल पहले हुआ है। जो कब लिखी गई थी? 3500 साल पहले लिखी गई थी। ठीक। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेदाओं की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। देखते हैं कि वे ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित नौ नदियों व्यास और शतरुज के बीच यह संवाद एक जैसे ही सूक्त का अंश है। ऋग्वेद की ये एक पांडुलिपि है, छोटे दिखाई दे रहे हैं करके। ऋग्वेद की पांडुलिपि का पन्ना गुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। ऋग्वेद की पांडुलिपि पन्ना बुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी गई यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी।
लगभग 150 वर्ष पूर्व पहले ऋग्वेद की स्तुति पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार किया हुआ। यह पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित रखी हुई है। ये ऋग्वेद का पन्ना है, ठीक है। विश्वामित्र और नदियाँ, ये वार्तालाप दिया हुआ है संस्कृत में ऋग्वेद में, उसी के बाद उसकी हिंदी दी हुई, ठीक है। तो क्या कहते हैं, नदियों का वार्तालाप। विश्वामित्र, हे नदियों, अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह, दो फुर्तीले घोड़ों की चाल पहाड़ों के नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी हुई शक्ति से स्फुट तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो, एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं। एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता है। ऋषि, तुम उनसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो? विश्वामित्र, हे बहनों, मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर न उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ, हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ नदियाँ बहती थी है। वे यह भी चाहते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई है। क्या तुम्हें लगता है कि रथ भी महत्वपूर्ण थे? जवाब के कारण बताओ। प्रार्थना की पंक्तियों को दोबारा पढ़ो। ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में अन्य दूसरी नदियाँ, खासकर सरस्वती, सिंधु और उनकी सहायक नदियों का भी जिक्र है। गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है, ठीक है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों को लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयों जैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, और अच्छे चारागाह हो या जहाँ जमीन जो जैसी जल्दी तैयार हो जाने फसलों को उपजाया जा सकता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई। जिसको जहाँ लाभ मिला था वो युद्ध करता था अपने लाभ के लिए, ठीक है। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रखते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था तथा शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग स्वभाव में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशवरा करते थे। जहाँ वहाँ वे ऐसे लोग अपने सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब मवेशी, घोड़े, रथ और घोड़ों को बहुत महत्व दिया गया है, ठीक। घोड़ा और पशुओं को, उसमें जो धन था वो पशु ही थे, ठीक। मवेशी जिनको जीत कर लाया जाता था, उन्हीं के दूध पर आश्रित थे, खाने पीने में उसका यूज करते थे, ठीक। और युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार जो हेड था उसको वो रखता था, तब कुछ हिस्सा पुरोहितों को, पंडितों को दिया जाता था, तब शेष भाग आम लोगों में बांट दिया था। कुछ धन उसी में यज्ञ करने के लिए भी प्रयुक्त होता था। यज्ञ में आग में आहुति दी जाती थी। यह आहुति देवी देवताओं को दी जाती थी तथा अनाज, घी या कभी कभी जानवरों की भी आहुति देते थे, ठीक है। अब आया लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द। लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द।
लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान, सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा जाता है, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे राजा। ठीक, ये राजा वैसे नहीं थे, इनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगे। ये ना तो बड़ी राजधानियाँ और महलों में रहते थे, ना इनके पास सेना थी, ना ही ये कर्ज वसूलते थे। प्राय राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा अपने आप शासक नहीं बन पाता था। ठीक है, पिछले अनुभाग को एक बार फिर पढ़ो या पता लगाने की कोशिश करो राजा क्या करते थे। जनता पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जन जिसका प्रयोग हिंदी में अन्य भाषाओं में आज भी होता है। दूसरा था विश, जिससे वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे। ठीक, ऋग्वेद में विश और जन, विश और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरजन या विश, भरतजन या विश्वाजन या विश जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तुम्हें इनमें से कौन सा नाम जाना पहचाना लगता है? जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो योग्य नहीं करते थे, शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्री दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री या पुरुष होते हैं जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक के जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे वह सब उन्हें करना पड़ता था। दास का जो दस्यु शब्द था, दस्यु से ही दास बन गया। दस्यु का था जो यज्ञ नहीं करते थे, दूसरी भाषाएं बोलते थे, जिनको यहाँ पर थोड़ा खराब माना उनको दस्यु कहा गया, और फिर वो दास हो गया। और स्त्रीलिंग में जो दासी हो गई, दास का स्त्रीलिंग दासी हो गया। ठीक है, तो ये बाद में गुलामों को संज्ञान आ गए, दस्यु को गुलाम मान लिया गया। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखिए वहाँ क्या हो रहा था। ठीक, आया खामोश पहरी और कहानी महापाषाणों की। महापाषाण और पत्थरों की, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर। चित्र को देखो, ये शिलाखंड महापाषाण, महा दो यहाँ दिया हुआ है, महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर, नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए जाते थे। करीने में बड़ा सजावटपूर्ण से बड़े तरीके से लगाए जाते थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कहाँ कहाँ क्या कब्र बनाने की? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में यह प्रथा प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। ये देखिए, एक जूम करके दिखा रहे हैं चित्र, ये कब्र का चित्र बना हुआ है, ये देखिए। ठीक, बीच में खाली जगह है, चारों तरफ पत्थर कायदे से लगे हुए हैं करीने से। अब ये आया है, दूर से ये बना हुआ है। ठीक, क्या लिखा हुआ है? इस तरह के महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल बड़ा सुराख जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता। ये यहाँ पर ये होल है, ये होल है, ये एक होल है, शायद से अंदर जाने का रास्ता है। ठीक, बाकी देखो ये सब ये पत्थर लगे हुए हैं, ये बड़े बड़े पत्थर का नीचे लगे हुए गोल्ड। ठीक है, इस तरह बनाया जाता था। कई बार पुरातत्वविदों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है कि जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। महापाषाणों के निर्माण के लिए आम लोगों को कई तरह के काम करने पड़ते थे।
हमने जो कार्यों की सूची बनाई उन्हें क्रमबद्ध करो। गड्ढे खोदना, शिलाखंडों को ढोकर लाना, बड़े पत्थरों को तराशना और मरे हुए को दफनाना। इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काल लाल मिट्टी के बर्तनों ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। के साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़ों के कंकाल, सौंद पत्थर, सोने के गहने। ठीक है। महावसरण कब्रों में मिले लोहे के सामान, बायों ओर घोड़े के लाल सामान, नीचे बायों ओर कुल्हाड़ियाँ। देखिए जो कुल्हाड़ी मिली है ये कुल्हाड़ी टुकने हुए। ठीक है। ठीक असमानताओं के बारे में पता करना। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ कई चीज़ें मरे हुए व्यक्ति को ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। मानचित्र 2 पर पृष्ठ 13 ब्रह्मगिरी को खोजें, जहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। ये दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तब कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे, कुछ दूसरे अनुयायी। तब कुछ कब्र में सोने चांदी का सामान मिला, कुछ में मिट्टी का ही मिला। इसका मतलब था कि सब उनकी इनकम में या उनके रहन सहन में एक फर्क था। तब कुछ लोग अमीर थे, कुछ लोग गरीब थे उस समय के हिसाब से। ठीक। जो ज़्यादा अमीर थे उन्होंने दान धर्म भी ज़्यादा किया, अपने चाहने वालों पर ज़्यादा रुपया रखा, सिक्के रखे। जिन लोगों पर अभाव था उन्होंने मिट्टी बर्तन रखे। ठीक। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में एक से अधिक कंकाल मिले हैं। ये यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। भाई एक ही परिवार लोगों एक ही स्थान पर दफनाया गया, लेकिन अलग अलग क्या था, एक ही स्थान पर था लेकिन अलग अलग समय पर। भाई जब जो मरा कोई 5 साल पहले मरा, कोई 5 साल बाद मरा। ठीक। बड़ा पहले एक्सपायर हुआ, छोटा बाद में आया। तो जैसे जैसे मरते गए उसे दफनाया गया। बाद में मरने वालों लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। मतलब कब्र जो बड़ी कब्रगाहें थी उनमें एक होल बड़ा बनाया जाता था, वो आने जाने का रास्ता था। ठीक। ऐसे स्थान पर गोला कर लगाए गए पत्थर व चट्टान चिन्हों का मूर्ति थे। बताते थे कहाँ पर वो निशान था, जहाँ लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। ये बड़े बड़े पत्थर ऊपर लगते थे कि ये फलां की कब्रगाह है, यहीं पर है, वो सिंबल था उसका। इनाम गांव के एक विशेष व्यक्ति की कब्र। मानचित्र 2 में पृष्ठ 13 इनाम गांव को खोजो। यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यहाँ वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना पानी हो दफनाए गए शव के पास रख दिए जाते थे। ठीक है। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैरों वाले मिट्टी के बड़े संदूक में दफनाया गया था। बस्ती के बीच में फंसा यह गांव के सबसे बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। शव के पैर मुड़े हुए थे। ठीक है। क्या तुम्हें लगता है यह किसी सरदार का शव था? जवाब का कारण बताओ। क्या बताते हैं कंकालों के अध्ययन?
छोटे आकार के आधार पर एक बच्चे कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल के बीच में फर्क करना बड़ा ही मुश्किल काम है। क्या हम यह पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिले सामान के आधार पर इसका अंदाज़ा लगाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं, ठीक है, तो कई बार उसे महिला कंकाल मान लिया जाता है। लेकिन ऐसी समस्याएं हैं। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते हैं, कभी समस्याएं आती हैं। ठीक, कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी हड्डियों की जांच है। चूँकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इससे उनका कट प्रदेश या कूल्हा पुरुष से ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक, कूल्हा औरतों का ज़्यादा बड़ा होता है। ये समझ कंकाल के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। पहले यह अध्ययन नहीं हो पता था। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत हड्डियों की जोड़, कार्टिलेज को जोड़कर संख्या बताई थी। तुम्हारे अनुसार शरीर के बारे में उन्होंने इतनी विस्तृत जानकारी कैसे इकट्ठा की होगी? इमाम गांव में पुरातत्वविदों को गेहूं, जौ, चावल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाज़ा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियाँ एकत्र की जाती थीं। के आधार पर इमाम गांव के लोगों के आनंदों की एक सूची बनाओ। ठीक, अब क्या गया? अनंतर एटलस में चीन को देखो। लगभग 35 साल पहले यहाँ के लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों की हड्डियों पर लिखा गया था। इसे भविष्यवाणी करने वाली हड्डियाँ कहा जाता था है, क्योंकि यह मानता थी कि भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों पर सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहाँ में गर्मी से चिटक कर दरारें पड़ जाती थीं। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। तो शायद आज तुम सोच रहे होगी कि भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते थे। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्हें बेशुमार दौलत इकट्ठी कर रखी थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन ये लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ऋग्वेद के राजा और राजाओं के बारे में कोई एक फर्क बताओ। इस प्रकार पुराण में मेन बात क्या बताएगी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, बताया गया। सबसे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथ कौन से हैं? 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद, जिसकी रचना 3500 साल पहले हुई। इसमें 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूत कहा गया। सूत का अर्थ होता है अच्छी तरह से बोला गया। ये 3 देवता महत्वपूर्ण थे, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय पदार्थ बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। ठीक, पुराने समय में लिखने पढ़ने की व्यवस्था नहीं थी, तो जो वेद थे इनको ने अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर शास्त्र पाठ द्वारा कंठस्थ
करवाया जाता था। ठीक है। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत है। ठीक। फिर आता है भारोपी, संस्कृत भाषा भारोपी। भारोपी क्या है? भारत और यूरोपी भाषा परिवार का हिस्सा है। इस भाषा परिवार में असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं, फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतालवी, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। ठीक है। में उदाहरण क्या है? माँ जो है संस्कृत में मातृ है, हिंदी में माँ है और अंग्रेजी में मदर है। दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं भी बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्व उत्तर प्रदेश में तिब्बत बोरा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। ठीक। इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? ऋग्वेद के कुछ सूत्र वार्तालाप रूप में दिए गए हैं विश्वामित्र और नदियों के बीच। ठीक। गंगा और यमुना का उल्लेख इसमें बहुत कम है। सरस्वती और सिंधु का नदियों का उल्लेख काफ़ी ज़्यादा इसमें मिला है। ये फिर ऋग्वेद की पांडुलिपि पन्ना मिला है, जब भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई है। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद की सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। पांडुलिपि पूरे महाराष्ट्र में पुस्तकालय में आज भी सुरक्षित है। फिर मवेशियों, घोड़े और रथ। युद्ध खासकर मवेशियों के लिए या जमीन के लिए या पानी के लिए लड़ाई जाती थी। ठीक। युद्ध में सेना किसी के पास नहीं थी, सेना नहीं होती थी। ये सभी लोगों को इसमें भाग लेना पड़ता युद्ध में। ठीक है। सेना नहीं थी। युद्ध में जीते धन को सब लोग बांट देते थे। आधा कुछ भाग सरदार लेते थे, कुछ भाग पुरोहित लेते थे, शेष भाग जनता में बांट दिया था। तब कुछ धन यज्ञ के लिए रखा जाता था। देवी देवताओं के नाम की आहुति देते थे। अधिकांश पुरुष युद्ध में भाग लेते थे। अस्थायी सेना नहीं थी, लेकिन बैठ के सलाह मशवरा होते थे। लोगों की विशेषता और शब्द। ठीक। लोग वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार, समुदाय, निवास स्थान या सांस्कृतिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। खामोश प्रहरी। शिलाखंड महापाषाण। महापाषाण माने महा माने बड़ा, पाषाण माने पत्थर। नाम से आए थे। ये बड़े बड़े पत्थर तरीके से लगाए गए थे करीने से, सिस्टमेटिक तरीके से लगाए गए थे। ठीक। उन्हें कब्रें बनाने शुरू हुई, महाकब्रें। ये लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ये कहाँ थी? दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महापाषाण प्रस्थल दिखाए गए हैं। कुछ वहाँ जमीन के ऊपर भी पौधे, कुछ अंदर भी हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता चलना। कुछ कब्रें मिली हैं जहाँ पर काफ़ी सोने के सिक्के और चांदी के पाए गए हैं, तथा कुछ में ज़्यादातर में मिट्टी के बर्तन पाए गए। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है जहाँ पर सोने के मनके और शंख पाए गए हैं वह बड़े लोग थे, या सरदार लोग थे या राजा लोग थे। जो जहाँ मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं वह निम्न आय वाले लोग थे, उनकी आय कम थी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवार? हाँ, कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए होती थी, जो बड़ी कब्र बना देती थी और वहाँ पर बारी बारी से मरने वालों की में कब्र बनाई जाती थी। इमाम गांव में पढ़ा है। इमाम गांव में गेहूँ, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। यहाँ जानवरों की हड्डियाँ मिलती हैं। इससे यह अंदाजा लगता है गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सुअर, सांभर, चितकबरा, हिरण, कृष्णमृग, रहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियाँ भी पाई गई हैं। तो साक्ष्य